हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे। और हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, और हमारा सोर्स यहाँ पे है स्पेक्ट्रम। राइट, तो हम लोग ऑलरेडी एक चैप्टर देख चुके हैं विच इज अबाउट सोर्सेज। ऑफिशियल सोर्सेज क्या थे, नॉन ऑफिशियल सोर्सेज क्या हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं कि मेजर अप्रोचेज ऑफ हिस्ट्री टू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि इन्हीं सोर्सेज को देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव क्या है, ये यहाँ पे समझेंगे। तो वी आर रेफरिंग टू दी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, दैट इज स्पेक्ट्रम बुक, और चैप्टर 2 का डिस्कशन आइए शुरू करते हैं। राइट, तो बिफोर वी स्टार्ट इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पर्सपेक्टिव दे दूं। ये मेंस का क्वेश्चन अगर आप देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि एनालाइज द मेजर अप्रोचेस टू हिस्ट्री विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को देखने के नजरिया के बारे में डिफरेंट अप्रोचेस को बताइए। Right, how do these approaches contribute to our understanding of the diverse perspectives and dynamics of this pivotal period in Indian history? Illustrate your answer with relevant examples. कि हाँ भाई, कैसे जो है ये जो अप्रोचेस हैं हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है अबाउट दी मॉडर्न इंडिया, इसको हमें बताना है। राइट, है ना। तो ये जैसे कि आपने लास्ट जो है वीडियो में आपने बताया है कि हाँ मैंने सारे कमेंट्स पढ़े एंड रियली गुड, यू आर गोइंग गुड। राइट, है ना। और जो है आंसर्स देखे मैंने आपके दोनों ही सीरीज में, एक और सीरीज इसकी पैरेलल चल रही है विच इज एंशिएंट इंडिया आर एस शर्मा। राइट, दोनों ही सीरीज में आप लोग कमेंट्स कर रहे हो और मैं आंसर्स आपके देखता हूँ, विच इज गुड, है ना। यह कीप गोइंग और मेहनत करते रहिए, है ना, यही हमें डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। तो हाय, अभिषेक श्रीवास्तव, कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। राइट, मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ, मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और आइए बात यहाँ पे शुरू करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। खैर, तो यहां पे जो हम अप्रोचेस की बात करेंगे, पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉलोनियल अप्रोच क्या है। राइट, कॉलोनियल होता क्या है, नेशनलिस्ट अप्रोच क्या है, देन हम बात करेंगे जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच, सबाल्टर्न अप्रोच। ये 4 पहले वाले मेन हैं, और उसके बाद 4 और पर्सपेक्टिव हैं जो हम डिस्कस करेंगे, विच इज कम्युनलिस्ट, कैम्ब्रिज, लिबरल एंड फेमिनिस्ट। नाउ दिस साउंड्स वेरी टेक्निकल, लगता है कि बहुत बड़ी लिस्ट है, बट ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। एंड हेयर आई टेक लिबर्टी टू गिव यू मैक्रो व्यू, कि हाँ पूरा जो मॉडर्न इंडिया है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसका थोड़ा मैक्रो व्यू, यानी हमारा अप्रोच, हमारा पर्सपेक्टिव टुवर्ड जो हिस्ट्री होने वाला है इस पूरी तैयारी में, उसको भी हम लोग आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर, तो बात करते हैं सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफी की। तो हम लोग जो लास्ट डिस्कशन कर रहे थे, हमने बात करी थी कि भाई सोर्सेज जो होते हैं ऑफिशियल हो सकता है, नॉन ऑफिशियल हो सकता है। और ऑफिशियल सोर्सेज में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि भाई कोई फाइल है एंड दिस फाइल इज अबाउट स्कूल सेटअप। राइट, स्कूल सेटअप। और इस स्कूल सेटअप में हम बात कर रहे हैं कि भाई जो है बजट क्या लगेगा, करिकुलम क्या होगा, फीस क्या रखेंगे, कितने स्कूल सेटअप करने हैं। राइट, ऐसी बातें इन फाइल्स पे होती है, लोकेशन एंड ऑल। तो टेक्निकली इस फाइल में कोई इमोशन नहीं है। राइट, है ना। दिस इज जस्ट अ सोर्स, डिपार्टमेंट ने अपने काम की सहूलियत के लिए ऐसी कोई फाइल लिखी थी, लेकिन इसको देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। अब यही फाइल अगर लेट से कोई अंग्रेज देखे, कॉलोनियल हिस्टोरियन देखे, ब्रिटिश हिस्टोरियन, बताता हूं कॉलोनियल क्या है, बट कोई अगर ब्रिटिश हिस्टोरियन देखे, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कॉलोनियल, डिस्कस करते हैं कि क्या है। राइट, कॉलोनियल, तो ये देखेगा, ये कहेगा कि भाई वाह, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन जब हमारे ऊपर शासन कर रहा है, रूल कर रहा है, तो देखो एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है। क्या भाई, बहुत बढ़िया बात है। राइट, कि अपनी जिम्मेदारी कितनी जो है शिद्दत के साथ निभा रहा है, स्कूल का सेटअप करवा रहा है, हम लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सिविलाइज बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्रेट, है ना, गुड जॉब। वहीं अगर हम एक अपने नेशनलिस्ट लीडर का व्यू देखें कि हमारा कोई हिस्टोरियन है, कोई नेशनलिस्ट भारतीय हिस्टोरियन है, राइट, भारतीय लीडर है, राइटर है, वो क्या देखेगा, वो कहेगा अच्छा साहब ये बताइए कि भाई आप इसमें क्या पढ़ाने वाले, करिकुलम क्या है, क्या ये अंग्रेजी करिकुलम है, क्या ये वेस्टर्न एजुकेशन ही देने वाले हैं। तो भाई हमारे देश का जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ज्ञान है, वो उसका क्या हुआ, वो कौन पढ़ाएगा। यानी आप अपने ज्ञान को हमारे यहां थोपना चाहते हैं, आप हमारे कल्चर पे अपने कल्चर को थोपना चाहते हैं। राइट, प्लस ये बताइए बजट कितना स्पेंड कर रहे हैं इसमें। राइट, बजट बहुत कम स्पेंड कर रहे हैं, क्या बस 1 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या आप मासेस को पढ़ाएंगे, सारे बच्चों को पढ़ाएंगे? नहीं, खाली आप शायद अमीरों के बच्चों को पढ़ाना चाहते, एलाइट क्लास को पढ़ाना चाहते, रिच लोगों को पढ़ाना चाहते हैं आप। राइट, तो नेशनलिस्ट कहेगा कि ना भैया इसमें तो बहुत सारा इशू है, क्या ही तारीफ कर रहे थे आप। वहीं हो सकता है एक और व्यू जो है अगर हम लें फॉर एग्जांपल फेमिनिस्ट व्यू। राइट, वो इसी फाइल को दूसरे एंगल से देखेगी। वो कहेंगे कि भाई ये बताइए कि जो बच्चे आपके यहां पढ़ रहे हैं, इसमें पहली बात फीमेल कितने हैं, बच्चियां कितनी है, इसमें गर्ल्स कितनी है। राइट, प्लस इसका लोकेशन क्या है।
राइट। ये जो लोकेशन है ये क्या है? अगर आप कहिए कि ये जो लोकेशन है ये डिस्ट्रिक्ट है, राइट, तो क्या भारतीय घरों की लड़कियां भेजी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट में कि हाँ अब घर से इतनी दूर जाइए और डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई करिए? तो ये अगर इतना दूर है तो क्या ये फीमेल्स को केटर कर रहा है? राइट, ये सवाल उठता है। दूसरी बात, फीमेल इस स्कूल में फीमेल के लिए फैसिलिटीज क्या है? क्या कोई अलग टॉयलेट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है ना? तो वो इस चीज पे सवाल उठाएंगे कि नहीं, ये देखिए ये जो स्कूल है ये बायस्ड है, टुवर्ड्स मेल बायस्ड है, राइट। तो सेम फाइल को देखने का नजरिया जो है यहां पे बहुत वेरी करता है, और यही क्या कही जाती है, दिस इज हिस्टोरियोग्राफी, राइट। हिस्टोरियोग्राफी कि जो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है, पर्सपेक्टिव है, राइट, कि अलग अलग जो है नजरिए से हम एक ही सोर्स को देख रहे हैं, यही क्या है, हिस्टोरियोग्राफी, राइट। जिसमें हम लोग 4 मेन हिस्टोरियोग्राफी की बात करेंगे, 4 मेन अप्रोच की बात करेंगे। पहली अप्रोच की बात करेंगे विच इज कॉलोनियल, समझते हैं क्या है। दूसरा नेशनलिस्ट, तीसरा मार्क्सिस्ट और चौथा सबाल्टन, राइट। ये 4 मेन अप्रोच है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन चारों का डिस्कशन। साथ ही साथ देयर आर अदर अप्रोचेस एज वेल, फॉर एग्जांपल कम्युनलिस्ट, कैम्ब्रिज एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको भी देखेंगे। तो नाउ बिफोर वी गो टू कॉलोनियल अप्रोच, थोड़ा सा हम समझ रहे हैं कि हमारा अप्रोच क्या है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम टोटल पढ़ेंगे 2 पार्ट में, राइट। ये इनहेरेंटली ऑटोमेटिकली 2 पार्ट में बट जाती है। कहानी शुरू करेंगे हम लोग इस पूरी मॉडर्न इंडिया सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, खाली इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा। इस पूरी सीरीज को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, क्योंकि यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा अप्रोच क्या है, व्यू क्या है, राइट। तो नाउ तो वी विल स्टार्ट द स्टोरी एट 1707, राइट। और हमने बांटा है इसको 1857 पे, बताते हैं क्यों, एक बार पूरी छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं और कहानी लेकर जाएंगे टिल 1947। पहले पार्ट को हम कहेंगे कि भाई हमारा सीजन 1 है, क्योंकि कहानी है सीजन 1, हिस्ट्री हाई स्टोरी, राइट। तो कहानी है, और ये क्या है, दिस इज सीजन 2, सीजन 1 और सीजन 2। पहले सीजन 1 के बारे में बताऊं मैं आपको। सीजन 1 में हुआ क्या कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आई, ये आई थी हमारे यहां व्यापार करने, स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्चुगीज, और ये कहानी शुरू हो गई थी इवन मिडाइवल इंडिया में इन 1498, राइट। यहां से भी 200 साल पहले 1498 में कहानी शुरू हो गई। पहले पोर्चुगीज आए, इन्होंने व्यापार किया, राइट। फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, इंग्लिश, विच इज ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, राइट। और चौथे नंबर पे आ गए फ्रांस, राइट। और पहले ये लोग ट्रेड करने आए थे, बट 1757 तक आते आते हमने समझा कि सबसे पहले तो ये लोग आपस में लड़ झगड़ लेंगे, और यहां पे पोर्चुगीज थोड़ा किनारे हो जाएंगे, साइड लाइन हो जाएंगे, डच अपना साउथ ईस्ट एशिया चले जाएंगे, फ्रेंच हार जाएंगे, राइट। और उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी बच जाएगी, जिसका अस्तित्व रह जाएगा इंडिया में प्रॉपरली पावर के साथ, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। और ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी कि भारत इस समय 1707 से अगर हम देखें तो इस समय थोड़ा बटा हुआ भारत है, मतलब कि जो मुगल राज्य है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, मुगल्स, और जो बाकी के राज्य हैं वो छोटे छोटे राज्यों में टूट के अलग हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल बंगाल अलग हो रहा है, अवध एक अलग राज्य बन गया है, नीचे हैदराबाद अलग हो रहा है, नीचे मैसूर भी है, यहां कर्नाटक भी है, राइट। प्लस साथ ही साथ राइज ऑफ मराठास भी हो रहा है, मराठास खूब जबरदस्त तरीके से राइज कर रहे हैं, राइट। तो मराठास भी हैं। तो मुगल्स का जो राज्य है वो डिक्लाइन हो गया है, मराठास का राइज यहां पे हो रहा है, और बाकी छोटे छोटे स्टेट्स क्रिएट हो गए हैं। अब ये बड़ा सही मौका है फायदा उठाने का बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। और इसका फायदा उठाते हुए, इस बटे हुए देश का, इस बटी हुई पॉलिटी का फायदा उठाते हुए कहानी शुरू होगी 1757 से 1757, और यहां से हम देखेंगे राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे करते ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत पर कब्जा कर बैठेगी, पूरे भारत पर अपना राज्य स्थापित कर देगी। अब वो क्या प्रोसेस है, किससे झगड़ा होगा, ये सारी चीजें हम बात करेंगे, राइट। बात करेंगे ये लोग कैसे आए, इनके साथ कैसे झगड़े, इनकी क्या केमिस्ट्री है और किस तरीके से राइज हुआ, ये सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे, राइट। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी है, राइट। दिस इज अ प्राइवेट कंपनी,
प्राइवेट कंपनी ऑफ ब्रिटेन। तो यहां पे एक और प्लेयर हमें समझना पड़ेगा कि भाई एक तो जो है हम देख रहे हैं कि राजे महाराजे हैं, और राजे महाराजे कहीं ना कहीं हार रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। बट उसके साथ साथ एक और जो प्लेयर एग्जिस्ट कर रहा है वो है हमारा ब्रिटेन। हमारा नहीं है लेकिन हाँ उनका है, ब्रिटेन, जो कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बता रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो तीसरा प्लेयर, पहले प्लेयर ये लोग मान लीजिए, दूसरा प्लेयर ईस्ट इंडिया कंपनी मान लीजिए, तीसरा प्लेयर ब्रिटेन मान लीजिए। तो इस पहले सीजन में 3 प्लेयर तो हमको ये दिखेंगे, राइट, 3 प्लेयर, राजे महाराजे, ईस्ट इंडिया कंपनी या प्राइवेट कंपनीज, और तीसरा प्लेयर है ब्रिटेन। और यहां पर एक चौथे प्लेयर की भी एंट्री कराते हैं। चौथा प्लेयर है हमारा आम आदमी, कॉमन मैन, राइट, कॉमन मैन। अब ये जो भी कुछ हरकत हो रही है यहां पे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कुछ पॉलिसीज लेकर आ रही है, उसका इफेक्ट हमारे आम आदमी पे, हमारे किसानों पे, हमारे ट्रेडर्स पे, हमारे बिजनेसमैन पे, हमारे लेबर्स पे, राइट, हमारे आर्टिजन्स पे, इन सब पे हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पिस रहा है ये आम आदमी, जो चौथा प्लेयर, राइट। यानी टेक्निकली अगर स्कोर में क्लीन करूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि टोटल 4 ही प्लेयर हैं गेम में। एक हमारे इंडियन स्टेट्स, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा ब्रिटेन जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक है, देश तो वही है, वो तो प्राइवेट कंपनी है मात्र, और चौथा कॉमन मैन। और इन सारी चीजों के बीच में दब रहा है कॉमन मैन, चाहे वो किसान है, चाहे वो आर्टिजन है, चाहे वो जमींदार है, चाहे जो भी, दब रहा है कॉमन मैन। और इस दबने की वजह से, इस पूरे फसाद की वजह से 1857 में होगी एक बड़ी क्रांति, रिवोल्ट। तो अब तक का राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी, लेकिन ब्रिटेन कहेगा ना भाई तुमसे ना हो पाएगा, राइट। और आगे का जो राज्य है 1857 से संभालेगा स्वयं ब्रिटेन। क्वीन कहेगी कि नहीं भाई यहां से हम राज्य संभालेंगे, क्वीन किंग आगे आएंगे, राइट। तो टेक्निकली कहा जाएगा कि दिस इज क्राउन्स रूल, कि हम अब सीधे ब्रिटेन के राजा रानी के जो है अधीन है, राइट। तो यहां से एक अलग कहानी चालू होती है ना। एक और बात हमें समझनी पड़ेगी कि 1857 तक आते आते ये इंडियन स्टेट्स पावरफुल नहीं रह गए, इनमें कोई पावर नहीं है। यानी कि अगर हमें 1947 में फ्रीडम चाहिए तो दारोमदार सिर्फ और सिर्फ, है ना, सीजन 2 में अगर आप देखिए तो सीजन 2 में दारोमदार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के ऊपर है, कॉमन मैन के ऊपर है। यानी अगर आजादी चाहिए तो इस कॉमन मैन को जागना पड़ेगा, इस कॉमन मैन को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब गेम में 2 ही लोग हैं, कॉमन मैन और ब्रिटेन। तो सीजन 2 इज टेक्निकली बिटवीन कॉमन मैन एंड ब्रिटेन, दैट्स इट। और कॉमन मैन को जगना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कॉमन मैन को जग के सबसे पहले तो जो सोशल इश्यूज हैं कॉमन मैन के, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर होगी पॉलिटिकल अवेकनिंग। पॉलिटिकली हम जागेंगे, हमें समझ में आएगा कि भाई ये जो रूल है गलत रूल है, राइट। हमें अपने ही देश पे राज्य करने का हक नहीं है, ये तो गलत है, राइट। वी नीड टू डू समथिंग, वी नीड टू फाइट दिस, हमें अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। और तब कहीं जाके 1885 में सबसे पहले स्थापना होगी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसमें हम लोग 3 बड़ी कोशिशें करेंगे। पहले लीडर्स होंगे 1905 तक, जो लीडर्स हैं जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे उन्हें कहा जाता है मॉडरेट्स, जिसमें आते हैं गोखले, राइट। देन 1905 से 1919 तक की जो लीडरशिप है इन्हें कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें बड़े लीडर हैं स्वयं तिलक, राइट। और फिर बाकी का जो एरा है गांधी जी का, गांधी। और इस तरीके से ये आम आदमी जगेगा, राइट। ये आम आदमी जो अभी आम लग रहा है ये धीरे 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 खास बनेगा, और यहां पर कहीं जाकर हम आजादी पा पाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल गो अहेड। तो हाँ, तो एक सीजन 1 है जिसमें 4 प्लेयर दिखते हैं, सीजन 2 है जिसमें 2 ही प्लेयर दिखते हैं, और कॉमन मैन के जगने की कहानी है कि हाँ वो किस तरीके से स्ट्रगल करके आजादी पाएगा, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल। तो टेक्निकली अगर लिटरली देखें तो फ्रीडम स्ट्रगल यहीं पे है, राइट। कहना फ्रीडम की जो लड़ाई है, फ्रीडम की जो दरकार है, वो हमें यहां पे देखने को मिलेगी। खैर, तो इस तरीके से हम ये पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ने वाले हैं, राइट। यही प्लान है कि एक एक स्टोरी, एक एक एलिमेंट पढ़ते चलेंगे कि हाँ ये राजे महाराजे कौन है,
राइट, ये लड़ाई कौन है, कहां से आई है, राइट, ये राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हरा हरा के हो रहा है, राइट, ब्रिटेन किस तरह डोमिनेट कर रहा है, ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो कॉमन मैन को दबा रही हैं। और फिर हम सीजन 2 में आएंगे और ये सारे एलिमेंट समझेंगे कि सोशल अवेकनिंग क्या है, पॉलिटिकल अवेकनिंग क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर तीनों लीडरशिप, एंड देन फाइनली आजादी। तो दिस इज हाउ वी विल गो हेड अबाउट होल मॉडर्न इंडिया। अब आते हैं वापस नाउ। सो हम बात कर रहे हैं अप्रोचेस की, कि इसी कहानी को देखने का, ये कहानी हमारे देखने का तरीका कुछ और है। भाई हम लोग जो है आज जो देख रहे हैं, हम मोस्टली नेशनलिस्ट व्यू से देख रहे हैं, राइट। हम इसे अपना फ्रीडम स्ट्रगल मानते हैं कि हाँ, हमने किस तरीके से आजादी पाई, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, राइट, जो कि किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं था, विच इज क्लोज टू नेशनलिस्ट व्यू, राइट। बट इसी चीज को देखने के, इसी पूरी कहानी को समझने के कई सारे तरीके हैं, राइट। पहला तरीका समझते हैं, पहला तरीका विच इज योर कॉलोनियल व्यू या फिर इंपीरियलिस्ट व्यू। आइए इस पे आते हैं। तो पहला अप्रोच जो है विच इज कॉलोनियल व्यू, राइट। मल्टीपल अप्रोचेस हैं, पहले की बात करते हैं कॉलोनियल। तो व्हाट इज कॉलोनियल? तो अगेन पहली बात तो हम ब्रिटेन के अधीन हैं, हम धीरे धीरे क्या होने वाले हैं, ब्रिटेन के अधीन होने वाले हैं। जब भी ऐसा होता है कि किसी देश के ऊपर कोई फॉरेन कंट्री रूल करती है, तो जब भी फॉरेन रूल होता है तो उसे कहा जाता है कि भाई कैसा रूल है, ये इंपीरियल रूल है, किसी विदेशी का रूल है, या फिर कहा जाता है कि भाई ये तो इंपीरियलिज्म है, राइट। तो इट इज मोर लाइक अ पॉलिटिकल फिलॉसफी कि हाँ भाई पॉलिटिकली हम लोग इनके अधीन हैं, इन हमारे ऊपर इनका राज्य चलता है, तो दिस इज इंपीरियल रूल। ये तो एक बात हो गई इंपीरियलिज्म। दूसरी बात करते हैं कोलोनियलिज्म, कॉलोनी, कि भाई अगर लेट से हम ब्रिटेन की कॉलोनी है तो टेक्निकली उन्होंने हमें दबाकर अपनी क्या बना दिया, कॉलोनी बना दिया, कॉलोनी। तो हम भी इनकी कॉलोनी है, बाकी भी जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया में इनकी कंट्रीज हैं, इनके नीचे दबी हुई हैं, तो वो भी इनकी कॉलोनी है, राइट। बर्मा इनकी कॉलोनी है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इनके अधीन हैं। और इनका फंक्शन क्या है, कॉलोनी का मतलब क्या हुआ, कॉलोनी का मतलब यह हुआ कि हमारे देश की इकोनॉमी इस तरीके से बिहेव करेगी कि भाई इनके देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे। मतलब हमारे देश की इकोनॉमी इस तरीके से ऑपरेट करेगी कि जो भी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ या नेशनल इनकम की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो उनकी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही शॉर्ट टर्म में अगर मैं कहूं आपको, लेमन टर्म्स में, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्रिटेन क्या करेगा, ब्रिटेन हमारे यहां से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा, रॉ मटेरियल। और अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है तो आप समझते हैं कि रॉ मटेरियल इज नॉट समथिंग जो हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, बट हमसे जबरदस्ती कराया जाएगा। कहेगा नहीं, तुम अपना कॉटन दो हमको, राइट, अपना कॉटन तुम हमको दो, इंडिगो तुम हमको दो, राइट, हमको जूट दे दो। तो टेक्निकली हमारा रॉ मटेरियल वो लेके जाएंगे बहुत सस्ते दाम में, हमको उसके भी ठीक से पैसे नहीं देंगे, और फिर उसकी प्रोसेसिंग करके हमको फिनिश गुड बेचेंगे। तो अपने ही रॉ मटेरियल का, जिसे हमने 5 रुपए का बेचा है यहाँ पे, है ना, या 50 पैसे का बेचा है, हम यहाँ 50 रुपए में खरीदेंगे उसे। समझ रहे हैं आप? तो हमारा ही नुकसान है, हमारे ही प्रोडक्ट को प्रोसेस करके हमें ही मार्केट बना दिया, राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, हमारी इकोनॉमी टेक्निकली डिक्लाइन कर रही है, राइट। इनफैक्ट हमारा पैसा वो ऐसा चूस के ले जा रहे हैं, अपने यहां ले जा रहे हैं, और उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। तो हम क्या हो गए, हम इनकी कॉलोनी हो गए, राइट, है ना। इससे क्या बन गए, हम इनकी कॉलोनी बन गए। बट अभी भी बात पूरी नहीं हुई, राइट, कि कॉलोनियलिज्म जो है, यही प्रोसेस कॉलोनियलिज्म है, बट वो इकोनॉमी तक रुकेगा नहीं। उनको पता है कि हम ऐसा करेंगे तो ये देश कहीं ना कहीं रिवोल्ट कर देगा, राइट। तो खाली इकोनॉमी को दबाकर नहीं होगा, इनके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल भी बना के रखना पड़ेगा। तो हमारी पॉलिटी भी उनके अधीन रहेगी, हम उनके हिसाब से काम करेंगे, राइट। देन उनको रियलाइज होगा कि ऐसा जबरदस्ती गला दबा के काम नहीं करा पाएंगे, तो टेक्निकली इनका कल्चर भी दबा दो। तो हमको इंग्लिश सिखा दो, हमको वेस्टर्न कल्चर सिखा दो, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कल्चर है वो भी दब जाएगा। तो हम मानेंगे कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, राइट, है ना, कोई बात नहीं, हमसे पैसा लेगा कोई बात नहीं, क्योंकि ये इतने अच्छे लोग,
राइट, इतने सुपीरियर लोग हैं, हम लोग तो इंफीरियर है भाई। राइट, तो ये सुपीरियर है, अगर हम कल्चरली मान लें कि वो सुपीरियर है तो हम कहेंगे जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। राइट, हम विद्रोह नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकली विद्रोह कर भी नहीं सकते। राइट, अगर मन में भी था तो वो मन भी साफ हो गया, हम मन से भी विद्रोह नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम इज्जत करने लग गए, हम रिस्पेक्ट करने लग गए कि वाओ दे आर ग्रेट, बहुत बढ़िया, हमारा ध्यान रखते हैं, है ना, सुपीरियर लोग हैं, हमको सिविलाइज कर रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। राइट, तो ये जो तीनों कंट्रोल है, अब हम कॉलोनी बने। तो कॉलोनी का मतलब कि हर तरीके से दबा दो। राइट, मन में भी ये ना रहे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। राइट, दैट इज व्हाट कॉलोनियल कंट्रोल। तो कॉलोनी इस तरीके से बनती है कि एक देश की पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, तीनों को अगर आप सब्जुगेट कर दें तो बन जाती है कॉलोनी। तो हम सिर्फ पॉलिटिकली गुलाम नहीं थे। राइट, हमारे तीनों चीजों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, कल्चर के ऊपर, तीनों चीजों के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। इस तरीके से हम कॉलोनी है। अब आप बात करते हैं कि हाँ भाई कॉलोनियल अप्रोच क्या है। तो नाउ अब ये भी आप समझ रहे हैं कि कोई भी आम आदमी, कोई भी अनपढ़ आदमी जिसे आप इसे समझा दें तो कहेगा गलत हो रहा है भाई। राइट, बहुत गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। राइट, तो नाउ अब क्योंकि ये अच्छा बाय द वे राइट में बहुत यूज करता हूं, कमेंट आया कि हाँ सर राइट बहुत यूज करते हैं आप। हाँ तो अब तकिया कलाम है मेरा, तो अब क्या ही करूं मैं, है ना। चलो कोशिश करूंगा मैं राइट वर्ड कम यूज करूं, है ना, राइट, है ना। चलो चलो सुनाओ। तो कॉलोनियल अप्रोच, तो कॉलोनियल अप्रोच वो इसी ये जो पाप हो रहा है टेक्निकली यहां पे, राइट, ये जो कॉलोनी के नाम पे लोग पाप कर रहे हैं हमारे साथ, राइट, इसी को जस्टिफाई करना है। हिस्ट्री को ऐसा लिखो, ऐसा दिखाओ कि ऐसा लगने लगे कि बहुत सही कर रहे हैं लोग। राइट, ऐसा जनरलाइज कर दो हमारे बारे में, ऐसी बातें हमको बता दो हमारे बारे में, है ना। तो ये जो इनिशियल हिस्टोरियन है, चाहे वो जेम्स मिल हो, चाहे मॉन्स्टार्ट एल्फिंस्टोन हो, राइट, इन्होंने एल्फिंस्टोन ने किताब लिखी है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और विंसेंट स्मिथ की एक किताब है दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइट, दिस इज विंसेंट आर्थर स्मिथ। राइट, सो अब ये क्या हमें बता रहे हैं कि हमको बता रहे हैं कि हमारा जो रूल है, हमको डेस्पोटिक रूल की आदत है। बाय द वे सेम डिस्कशन आर.एस. शर्मा में भी है। राइट, है ना, अगर आपने आर.एस. शर्मा पढ़ी है या मुझसे पढ़ा है तो आप वहां पे भी ये डिस्कशन पा सकते हैं कि हमें डेस्पोटिक रूल की आदत है। राइट, हमको हिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है, हमको सेल्फ गवर्नमेंट का कोई आइडिया नहीं है। सेल्फ गवर्नमेंट का हमको कोई आइडिया नहीं, हमको पता ही नहीं कैसे करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट। हमें आदत किसकी है कि कोई ऐसा राजा हो जो हमें बताए कि तुम्हें जीवन में क्या करना है ना, इस तरह का जस्टिफिकेशन। इसमें एक और नाम है विच इज जो है यहीं पे लिखते हैं, एक और नाम इसमें आप ऐड कर सकते हैं, विच इज जो हमने आर.एस. शर्मा में बात करी थी, वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने अपनी 50 किताबें लिखी हुई हैं। राइट, है ना, ईस्ट के ऊपर एक सीरीज जो है लिख रखी है उन्होंने। तो सेल्फ गवर्नमेंट हमको करना नहीं आता, प्लस हम दूसरी दुनिया, नेक्स्ट वर्ल्ड की, मोक्ष मिलेगा, डेथ के बाद क्या होगा, हम इसमें लगे हुए हैं। तो टेक्निकली हमारे ऊपर राज्य करना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमें डेस्पोटिक रूल की आदत है, जब हमें आदत है कि कोई ऐसा डिक्टेटर राजा हो हमारे ऊपर, तो भाई ठीक है हम रहेंगे। तो ब्रिटिशर्स विल बिहेव लाइक डिक्टेटर। राइट, कि हाँ भाई हम तानाशाह की टाइप भी बिहेव करेंगे, कोई बात नहीं। राइट, जब हमको सेल्फ गवर्नमेंट करना आता ही नहीं है तो हमको सेल्फ गवर्नमेंट क्यों ही दी जाएगी। राइट, कि हमें अपना रूल करने की क्षमता, पावर क्यों ही दी जाएगी, हमसे पूछा नहीं जाएगा, कहा जाएगा कि भाई आपके ऊपर वाइसरॉय रूल कर रहे हैं तो ठीक ही है। बात समझ आ रही है कि अगर आपके ऊपर वाइसरॉय रूल कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है ना। अच्छा बाय द वे अगेन मैंने पहले भी कहा था कि हाँ प्लीज डू मेक टाइमलाइंस, ये जो मैं लिख रहा हूं इसके नोट्स लेते चलिए। राइट, है ना, इसको टीवी की तरह मत देखिए, मूवी नहीं है ना, जो है क्योंकि वीडियो के बाद भी यू शुड हैव नोट्स, यू शुड हैव शॉर्ट माइंड मैप्स एंड ऑल। अब जैसे मैं अभी अपने माइंड मैप्स बना लेता हूं कि हाँ जो है ऐसा किसी को भी याद नहीं रहती ना सारी बातें, तो जरूरी है कि आप भी जो है रिवाइज करें। तो रिवाइज करने के लिए मटेरियल होना चाहिए। अब रिवाइज करने के लिए वापस ही बैठ के पूरा वीडियो देखोगे, लेट्स से 1 घंटे सवा घंटे का, तो वो समय का सही यूटिलाइजेशन नहीं है, आप नहीं देख पाएंगे बार बार। राइट, है ना। तो अगर आपको बार बार रिवाइज भी करना है तो आप मे बी फास्ट पे लगा के 2x पे लगा के देख सकते हो, बट स्टिल माय पॉइंट इज कि रिलाई ऑन योर नोट्स। तो ये जो भी कुछ मैं लिखता हूं, टाइमलाइन बनाता हूं, दीज टाइमलाइंस आर वेरी इफेक्टिव मेथड्स ऑफ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री और एनी सब्जेक्ट। राइट, दीज टाइमलाइंस एंड माइंड मैप, है ना। मैं थोड़ा गंदा कर रहा हूं, आप साफ बना लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा साफ बनाऊं। राइट, बट स्टिल दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड्स, और प्लीज जो है अगर आप इसको करेंगे तो आपको हिस्ट्री बाद में रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। राइट, है ना, कि हाँ 2 पन्ने में हमने पूरी हिस्ट्री बात कर ली कि क्या हो रहा है, बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा 2 पन्ने में पूरी हिस्ट्री लिख लो, इट विल टेक लाइक 25 जो है पेजेस और 20 पेजेस समथिंग, जहां पे आप पूरी मॉडर्न इंडिया बना पाओगे। राइट, है ना, बहुत ही शॉर्ट में कंटेंट बना के।
राइट, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट, और प्लीज खाली हाथ मत बैठिए, स्केचेस वगैरह बनाते रहिए। खैर, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो जेम्स मिल, एल्फिंस्टन वगैरह है, ये लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो राज्य हो रहा है वो सही राज्य है, बिल्कुल सही राज्य, कोई दिक्कत की बात नहीं। राइट है ना, कि अगर हमें सेल्फ गवर्नमेंट करना नहीं आता तो ठीक है भाई, वाइसरॉय को बिठा दो, ये हमें रूल कर लेगा, तो लेट ब्रिटिशर्स रूल, हमें पावर ही मत दो, अगर इंडियंस को पावर कहीं से दो ही मत, इट इज ओके, इट इज फाइन, ऐसी बातें कर रहे लोग। नाउ तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे दिए हैं, जनरलाइजेशन, वापस इसको कंटिन्यू करें तो हमें दिखाई देगा कि हाँ, इन्होंने हमको जनरलाइज कर दिया है कि हमारा जो ईस्ट का है कल्चर, राइट, इधर चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑल, राइट, इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, राइट, इन्होंने कहा कि भाई कैसा कल्चर है, इसे क्लब कर दिया, उनका ओरिएंटल कल्चर है, ओरिएंटल कल्चर है, ये अलग ही तरीके का कल्चर है, राइट, दिस इज ओरिएंटल, जस्ट अ सेकेंड, या दिस इज ओरिएंटल कल्चर, पहले जनरलाइज कर दिया कि हाँ, इनको ज्यादा जो है स्पिरिचुअलिज्म में ज्यादा इनका ध्यान रहता है, नेक्स्ट वर्ल्ड की इन लोगों को ज्यादा चिंता है, ऐसी बातें कर दी इन्होंने हमारे बारे में। तो एक तो ओरिएंटल कल्चर की बात कर दी, दूसरा इन्होंने कहा कि हाँ, अंग्रेज जो हैं, अब तक जो भारत था, भारत बटा हुआ था कि हाँ, कहीं कहीं पे लेट से जो है मुगल्स हैं, कहीं अवध है, कहीं बंगाल है, मराठास हैं, राइट, कहीं हैदराबाद है, कहीं जो है मैसूर है, ये सब बटे हुए थे। ये जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमको एक पॉलिटिकल यूनिटी प्रोवाइड करी। तो टेक्निकली जो यूनिटी है, पॉलिटिकल यूनिटी, वो किसने दी हमको ब्रिटिशर्स ने दी। पर क्या इसके पहले हम कभी एक राज्य के अंडर नहीं थे भाई, मुगल्स के अंडर थे, दिल्ली सल्तनत में थे, उसके पहले समुद्रगुप्त के टाइम में थे, उसके पहले अशोका के टाइम में थे। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जो है हम कभी एक कॉमन राज्य के अंडर नहीं रहे, गलत बात है, राइट। और अगर नहीं भी रहे हैं, इवन देन देयर हैज बीन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम हमेशा बात करते हैं कि भले हम डाइवर्स नेचर को बिलोंग करते हैं, डाइवर्स कल्चर को बिलोंग करते हैं, बट स्टिल वी हैव दिस फैब्रिक ऑफ यूनिटी, है ना। ये अगेन आर.एस. शर्मा में पहले चैप्टर बात करी थी हमने, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमेशा वो यूनिटी रही है, बट ये कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल यूनिटी तो ब्रिटेन लेकर आया भाई आपके यहां पे, अदरवाइज तो आप लोग बटे हुए घूम रहे थे। प्लस और ये क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई सोशल डार्विनिज्म, कि अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, टेक्निकली सुपीरियर हैं, दे आर सुपीरियर, राइट। और टेक्निकली हम कैसे, हम तो बारबैरिक है भाई, गंवार आदमी है, जंगली है हम, राइट, बारबैरिक है। और ये जो लोग हैं, ये हमको क्या करेंगे, हमको सिविलाइज करेंगे, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो कहेंगे कि ये तो व्हाइट मैन्स बर्डन है, अंग्रेजों के कंधे के ऊपर, अंग्रेजों के कंधे के ऊपर क्या है, ये बर्डन है भाई, व्हाइट मैन्स बर्डन, ऐसा कहेंगे हमारे बारे में, राइट, है ना। तो इस तरह की थ्योरीज, व्हाइट मैन्स बर्डन वगैरह लेकर आएंगे और कहेंगे कि ये पूरी दुनिया सुधारनी है, हमें पूरी दुनिया में ऑर्डर लेकर आना है। तो खाली यहां पे नहीं, बहुत सारी ऐसी कॉलोनी क्रिएट करनी है और पूरी दुनिया में ये ऑर्डर लेकर आना है। तो टेक्निकली पूरी दुनिया ही सॉल्व करनी है हमको। तो इसी को कहा जाएगा पैक्स ब्रिटानिका, मतलब पूरे दुनिया पे ब्रिटेन का राज्य हो, एक ही राज्य हो, राइट, ब्रिटेन। जैसे कि पैक्स रोमाना, जैसे कभी रोम का जो है नाम उठा था, रोम एक बड़ी अंपायर क्रिएट हुई थी, वैसे ये कहते हैं कि नहीं, रोम नहीं, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का राज्य होना चाहिए। तो इस तरह का जो अप्रोच है, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर जो है कॉलोनियलिस्ट अप्रोच, कि जो कॉलोनियल राइटर हैं वो इस तरीके से इन बातों को, कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, राइट, हम जो कॉलोनी बने हुए ये सब जस्टिफाइड है, इट इज ओके, इट इज फाइन, राइट। सो नाउ तो दिस वाज द कॉलोनियलिस्ट अप्रोच। अब दूसरी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर हैं वो इसी बात को रिफ्यूट करेंगे, वो कहेंगे नहीं, राइट, गलत कह रहे हैं भाई आप। तो नाउ तो नेशनलिस्ट अप्रोच पे आते हैं। नेशनलिस्ट अप्रोच, तो नेशनलिस्ट अप्रोच टेक्निकली काउंटर करेगी कम्युनलिस्ट को, बट इसमें भी हमें फ्लेवर नजर आएगा, राइट, समझते हैं इस बात को। देखो, हिस्ट्री जो है, जो आज हो रहा है वो इतिहास नहीं है, राइट। आज क्या, आज तो करंट अफेयर है, आज तो पेपर पढ़ो भाई, करंट अफेयर है भाई आज तो आज जो हो रहा है वो इतिहास नहीं है। तो फ्रीडम स्ट्रगल का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास टेक्निकली आजादी के बाद बनता है,
ऑब्वियसली यहां पे तो आजादी मिली ही नहीं है, ये तो मॉडर्न इंडियन चल रही है भाई, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, तो इसे इतिहास थोड़े कहेंगे, इसे तो कहेंगे भाई मॉडर्न स्ट्रगल चल रहा है। तो यहां तो सारे पेपर एक्टिव है, राइट। गांधी जी नवजीवन में लिख रहे हैं, गांधी जी कहेंगे भाई जो है ये क्या बोलते हैं, जो भी मैगजीन है उसमें लाओ आर्टिकल लिखे, राइट। तो दुनिया भर की मैगजीन चल रही, कोई बंगाली चला रहा है तो कोई जो है सोम प्रकाश चला रहा है, तो डिफरेंट जो है न्यूज़पेपर्स हैं, तो यहां तो न्यूज़पेपर्स चल रहे हैं टेक्निकली, राइट। देयर आर राइटर्स, राइट, बट उनकी बात करेंगे, बट जो टेक्निकली हिस्ट्री लिखेंगे हम लोग वो यहां के बाद लिखेंगे ना, कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल कैसा रहा, पहले फ्रीडम तो पालो। बात समझ में आ रही है? तो जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, राइट, तो 1947 के बाद, क्योंकि अब ये घट चुका है, तो उसके बाद हमें हिस्टोरियंस दिखेंगे जैसे कि आरसी मजूमदार, who will observe all this जो कुछ हुआ है, और उसके ऊपर फिर कहानी लिखेंगे। तो एक तो राइटिंग देखो ये है आरसी मजूमदार, इसमें एक और नाम लिखते हैं ताराचंद। तो एक तो जो है नाम ये आते हैं, आरसी मजूमदार हो गए, ताराचंद हो गए, बट इसके पहले जो राइटर्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं, इसके पहले जो हमारे हिस्टोरियंस कम नेशनलिस्ट लीडर है वो हमारे, राइट, वो इस फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा है, वो खाली हिस्ट्री नहीं है, वो इस फ्रीडम स्ट्रगल का खुद भी हिस्सा है। तो यहां पर जो हिस्ट्री लिखी जा रही है, जो बात हो रही है, वो या तो एंशिएंट इंडिया पे कमेंट्री हो रही है, एंशिएंट इंडिया, राइट, या तो उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसकी बात करी जा रही है कि हाँ भाई एक कालिदास हुआ करते थे और उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है, उन्होंने ऋतु संहारा लिखी है, उन्होंने जो है मेघदूतम लिखी है, तो इतने बढ़िया जो है उन्होंने एपिक्स लिखे हुए, राइट, है ना। गुप्ता पीरियड की बात हो रही है कि हाँ भाई वो गोल्डन पीरियड हुआ करता था, या अशोक की बात हो रही है, तो यहां पे हमें एंशिएंट इंडिया पे कमेंट्री दिखेगी, प्लस मिडाइवल इंडिया पे कमेंट्री दिखेगी, राइट। प्लस एडिशनली यहां पर जो स्पेशली कुछ लीडर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि दे विल शो अस ये जो अंग्रेज आए हैं 1757 से, ये जो हमारे ऊपर राज्य करना इन्होंने चालू किया है, जो हम कह रहे हैं कि हाँ राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर क्राउन रूल चल रहा है, राइट, इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी गिरी है, इसको साइंटिफिकली प्लस मैथमेटिकली कंप्यूट किया जाए, हिसाब किया जाए भाई कि कितना नुकसान हुआ है हमारा। एंड देयर आर लीडर्स हु विल कम आउट विद ड्रेन थ्योरी कि भाई बहुत नुकसान हो गया है, बहुत पैसा ये लोग लेकर चले गए, भले वो फिजिकल लूट जो है ये क्या बोलते हैं, भले गजनी टाइप जो है लूट नहीं है, राइट, है ना, जो है वैसा नहीं है कि हाँ ये गजनी आया दौड़ के आया पैसा उठाया भाग गया, राइट, वैसा भले ना हो, बट कहीं ना कहीं वैसा ही है कि हाँ भाई ये लोग हमारे यहां से पैसा लेके भाग रहे हैं, पैसा लेके ले जा रहे हैं, अपने यहां पे लेके जा रहे हैं, तो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी इकोनॉमी गिर रही है। तो जो कॉलोनियल जो इंपैक्ट है, उस इंपैक्ट का डिस्कशन यहां दिखेगा, हमें ड्रेन थ्योरी में दिखेगा कि देखो कितना नुकसान हो रहा है। नाउ देयर आर लीडर्स जो ऐसी बातें कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दादा भाई नौरोजी, राइट, दादा भाई नौरोजी को हम इसी बात के लिए थैंकफुल हैं, दादा भाई नौरोजी हैं जो ड्रेन थ्योरी देंगे, आरसी दत्त हैं, राइट, एंड देयर आर मोर लीडर्स, बट यस दो नाम अभी के लिए लिख लो, दादा भाई नौरोजी एंड आरसी दत्त। ये फिर आएंगे जब हम बात करेंगे मॉडरेट लीडर्स की, दादा भाई नौरोजी इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, राइट, तो फिर से आएंगे, फिर बात करेंगे उनकी, राइट, तो ड्रेन थ्योरी पता चलेगी। प्लस यहां पे बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं वो अपनी कहानियां लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि हाँ उनका एक्सपीरियंस यहां पे ओवरऑल कैसा रहा, राइट, इन दी एंड। तो फॉर एग्जाम्पल हमें गांधी जी का अकाउंट मिलेगा, हमें नेहरू जी का अकाउंट मिलेगा, हमें पताबी सीताराम मैया जी का अकाउंट मिलेगा, राइट। सो देयर आर मल्टीपल अकाउंट्स जो कि यहां पे घटित हो रहा है, उसको एकदम जो है हू बहू हमको बयां करेंगे, राइट। तो ये हिस्टोरियन, और क्योंकि ये नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, इसी फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है, तो ये जो व्यू होगा ये कहीं ना कहीं निगेट करेगा कॉलोनियल अप्रोच को, राइट, कि नहीं जो है वो जो कह रहे हैं वो गलत है। और स्पेशली एंशिएंट इंडिया वाली जो डिस्कवरीज हैं वो हमको कई सारी चीजें बताती हैं कि हाँ भाई हमको तो पहले भी सेल्फ गवर्नमेंट आता था, हम पहले भी अपने ऊपर रूल कर रहे थे, ऐसा नहीं कि डेस्पोटिक रहा हो, हमको हमारे यहाँ पहले भी रिपब्लिक्स हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया में। तो जो हमारे बारे में जनरलाइजेशन था, राइट, इनफैक्ट हिस्ट्री भी हमारी बहुत सारी किताबें हैं जो हिस्ट्री लिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पुराण है, पुराण में डायनेस्टीज का जिक्र है,
राइट, राजा तरंगनी में पूरा पूरा डायनेस्टी बताई गई है कि कश्मीर में किस तरीके से जो है ये राज्य हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहां हिस्ट्री नहीं लिखी गई। राइट, तो जो भी हमारे ऊपर इल्जाम लगे हुए थे, वी गॉट टू नो कि हाँ ये ग्रॉस जनरलाइजेशन है, सही नहीं है, और ये अपने रूल को जो जस्टिफाई कर रहे हैं वो गलत जस्टिफिकेशन है। राइट, सो ये नेशनलिस्ट अप्रोच जो है हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या है। अब इस नेशनलिस्ट अप्रोच में एक एग्जांपल जो है हम लेंगे, इसमें एक नाम आता है सखाराम गणेश देओस्कर। राइट है ना, इसको थोड़ा सा और डीप समझते हैं, रीजन भी है इसको डीप जाने का। तो सखाराम गणेश देओस्कर, नाउ देयर आर मोर लीडर्स लाइक आरजी प्रधान, एसी मजुमदार, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बताया, हमें अकाउंट्स दिए हैं जिससे हमने समझी ये बात। बट सखाराम गणेश देओस्कर, इन्होंने किताब लिखी है देशेर कथा। देशेर कथा, आइए समझते हैं इसको। नाउ तो सखाराम जी एक्चुअली मराठी हैं। सखाराम देओस्कर हैं मराठी, बट वो रह रहे हैं बंगाल में। तो मराठी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट ब्रॉट अप इन बंगाल, यहां पे हैं सखाराम। राइट, और प्लस यहां पे एक न्यूज़पेपर है हितवादी, इसके एडिटर भी हैं। नाउ अब इन्होंने किताब लिखी विच इज वेरी फेमस, कॉल्ड एज देशेर कथा। देशेर कथा, देशेर कथा ये 1904 में इन्होंने पब्लिश करी, और 1905 में बंगाल में होता है, ऐसे तो पूरे भारत में होता है बट बंगाल से शुरू होता है स्वदेशी मूवमेंट। पढ़ेंगे इसको, स्वदेशी मूवमेंट। राइट, तो स्वदेशी मूवमेंट। नाउ स्वदेशी मूवमेंट, तो अभी जो किताब है ये कहीं ना कहीं ये किताब इस स्वदेशी मूवमेंट को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। राइट, ये किताब पढ़ी जाएगी, इस किताब का जिक्र होगा, इस किताब के ऊपर गाने लिखे जाएंगे। राइट है ना, इस किताब के ये नाटक वगैरह बनाए जाएंगे। तो दिस इज हाउ दिस बुक हैज एक्चुअली प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट, इस किताब ने काफी जरूरी यू कैन से रोल निभाया है इन स्वदेशी मूवमेंट। राइट है ना, प्लस एक और बात समझो, अब एक और बात मैं लॉजिक पे छोड़ता हूं। राइट, तो दिस इज हैपनिंग, दिस इज जो है सखाराम देओस्कर। अब यहां पे एक और इवेंट की बात मैं कर रहा हूं विच इज 1907। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट, तो सूरत स्प्लिट में क्या हुआ कि जो तिलक का फैक्शन है और गोखले का फैक्शन, कांग्रेस दो पार्ट में बट गया। राइट, ये थोड़ा आगे कहानी है तो बस सुन लो, बस अभी के लिए सुन लो, नहीं भी लिखोगे चलेगा। राइट, तो कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ गया, एक फैक्शन गोखले का फैक्शन है विच इज मॉडरेट्स, और एक फैक्शन तिलक का फैक्शन। और यहां पर इनसे कहा गया, हितवादी में कहा गया कि भाई ये जो हितवादी है इसमें आप तिलक के बारे में नेगेटिव लिखिए। तो सखाराम ने कहा नहीं, तिलक के बारे में नेगेटिव मैं नहीं लिखूंगा, आप मुझे निकालना चाहें एज एडिटर, आपको लग रहा है कि हाँ मैं सही नहीं कर रहा हूं तो आप मुझे निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो है मैं तिलक जी के बारे में अगेंस्ट में नहीं लिख सकता। राइट, और फाइनली सखाराम जी को यहां से निकाल दिया गया, बट आफ्टर सम टाइम ही वाज ब्रॉट बैक कि नहीं भाई आप ही संभालिए, कोई बात नहीं। राइट, बट यस, तो ओवरऑल द पर्सन हु इज हिमसेल्फ मराठी but who is living in Bengal, right, born and brought up in Bengal, right, तो overall his contribution again is remarkable। और प्लस उनकी जो बुक है देशेर कथा, ये कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस देश की फिलॉसफी को बिल्ड करने में, नेशनलिज्म की बात को बिल्ड करने में। और 1904 की ये किताब बात करती है स्वराज्य की, राइट, स्वराज्य की बात करती है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है कि दिस बुक टॉक्स अबाउट स्वराज। तो औरोबिंदो घोष कहते हैं कि हाँ, जो पहला पर्सन है, जो पहला लीडर है जो स्वराज की बात कर रहा है, आजादी की बात कर रहा है, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा है, वो है सखाराम। राइट, सखाराम गणेश देओस्कर। चलिए, तो ये थोड़ा सा जो है डीप गए हम एक लीडर को जानने के लिए, सखाराम जी को जानने के लिए। राइट, आगे बढ़ते हैं, तीसरी अप्रोच पे आते हैं विच इज मार्क्सिस्ट अप्रोच। नाउ तो हम लोगों ने एक बात करी, हम अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, अप्रोचेस टू मॉडर्न इंडिया। राइट, और इसमें हमने एक अप्रोच डिस्कस करी विच वाज कॉलोनियलिस्ट अप्रोच। दूसरी अप्रोच हमने डिस्कस करी विच इज नेशनलिस्ट। और तीसरी अप्रोच हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्क्सिस्ट।
मार्क्सिस्ट अप्रोच। आइए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इनफैक्ट यही तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्सिस्ट अप्रोच। नाउ मार्क्सिस्ट अप्रोच, तो बिफोर वी गो इनटू मार्क्सिस्ट अप्रोच पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। तो यहां पे दो किताबें, दो बड़े ऑथर हैं। एक है आरपी दत्त, रजनी पामे दत्त, राइट। तो रजनी पामे दत्त, आरपी दत्त, एक तो आरपी दत्त जी। आरपी दत्त एक्चुअली ब्रिटेन में एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसके मेंबर है। प्लस ही इज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, राइट। अब इन्होंने एक किताब लिखी रजनी पामे दत्त जी ने, विच इज इंडिया टुडे, राइट, इंडिया टुडे। 1940 में ये किताब छापी गई। तो ही हैज रिटन अ बुक इंडिया टुडे, एंड ब्रिटेन में 1940 में किताब छापी गई। अब ये जो किताब छापी गई है 1940 में, ये किताब छापी गई है, वहां पे क्लब है, राइट, लेफ्ट जो है, लेफ्ट जो ग्रुप है, लेफ्ट बुक क्लब एडिशन। तो लेफ्ट बुक क्लब पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, सोशलिज्म को पसंद करते हैं, राइट, ऐसा क्लब है, उनके लिए उन्होंने किताब लिखी है आरपी दत्त जी ने, राइट। अब यही किताब इंडिया में छपती है इन 1948। तो हमको भी पता चलता है, अच्छा भाई ऐसी बातें हो रही थी। तो व्यू क्या है, मार्क्सिस्ट है। तो फिलहाल एक किताब ये है, एक किताब और है, वो भी लिख लेते, फिर समझते व्यू क्या है। सेकेंड बुक जो है वो है ए.आर. देसाई जी की, ए.आर. देसाई, ए.आर. देसाई, ए.आर. देसाई जी की बुक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। कहने का मतलब इंडियन नेशनलिज्म को देखने का एक तरीका है, और वो भी कैसा तरीका है, मार्क्सिस्ट। क्या मतलब होता है, बात करते हैं। इंडियन नेशनलिज्म, ये भी बुक कब रिलीज हो रही है, यही 1948 में। यानी ये बातें हमारी आजादी के आसपास ही हो रही है, राइट। तो हमारी आजादी अब तक 1940s तक आते आते किस तरीके से मार्क्सिस्ट व्यू में देखी जा रही है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि मार्क्सिस्ट होता क्या है, व्हाट इज मार्क्सिज्म। तो ये थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी है, ये तो जानते होंगे, आप नहीं जानते कोई बात नहीं। तो 1848 में कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, राइट। फ्रेडरिक एंगल्स भी है उनके साथ, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन मान लो, तो उसमें एक तो होते हैं लेबर्स, राइट, बहुत सारे लेबर्स, राइट, लेबर्स होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं मालिक, बिजनेसमैन, राइट। तो दो ग्रुप होता है किसी भी देश में, एक तो बिजनेस ओनर जो है वो, और दूसरा जो है लेबर। अब यहां पे टेक्निकली जो वर्ड यूज किया गया है, वर्ड यूज हो रहा है कि ये ग्रुप जो है दिस इज प्रोलिटेरिएट, राइट, प्रोड्यूसिंग क्लास, जो प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो ग्रुप है दिस इज बुर्जुआजी, राइट, जो कि या तो रिच क्लास है या फिर मिडिल क्लास है, जो कि इस कैपिटलिस्ट सिस्टम से, इस तरह के प्रोडक्शन सिस्टम से बेनिफिट हो रहा है। तो बेनिफिट इन्हीं के पास जा रहा है, क्योंकि सारा प्रॉफिट यही लोग कमा रहे हैं, राइट। लेबर को कुछ मिल रहा है, लेबर को खाली अपनी तनख्वाह मिलती है, राइट, और उसे कुछ नहीं मिल रहा। जबकि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में, वो प्रोडक्शन कर रहा है लेबर, बट उसका कोई हक है उस प्रोडक्शन के ऊपर, उसका हक कुछ भी नहीं है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच ये कहता है, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि टेक्निकली इट इज प्रोलिटेरिएट जो ये इकोनॉमी रन कर रहा है। तो टेक्निकली जो इकोनॉमी में चलना चाहिए वो प्रोलिटेरिएट की, यानी लेबर की डिक्टेटरशिप चलनी चाहिए, राइट। तो लोगों की चलनी चाहिए, आम आदमी की चलनी चाहिए, राइट। जो रिच क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, नॉट देम, दे शुड नॉट बी हैविंग अ लॉट ऑफ पावर। उनके पास सारा कंट्रोल, सारी पावर, सारी शक्ति नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी, सारी शक्ति कहां होनी चाहिए, लेबर्स के पास होनी चाहिए, प्रोलिटेरिएट के पास होनी चाहिए। तो देयर इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। किसी भी देश में इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेशली कैसे देश में, कैपिटलिस्ट देश में, जहां पे ऐसा होता है, जहां पे कोई बिजनेसमैन है जो अलाउड है कि हाँ वो एक फैक्ट्री सेटअप कर ले, लेबर्स को हायर कर ले।
तो वहां पे ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो लेबर्स हैं, लेबर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होगा, इनसे मैक्सिमम लेबर एक्सट्रैक्ट करने की, वो भी बहुत सस्ते में, कोशिश करी जा रही होगी। और यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। इस बात को पहले थोड़ा सा डाइजेस्ट करिए, राइट, कि मार्क्सिज्म क्या बात कर रहा है। तो अब इसका जो रिपरकशन है वो सोसाइटी पे भी है, इसका रिपरकशन इकोनॉमी पे भी है, और इसका रिपरकशन पॉलिटी पे भी है। तीनों ही एंगल इस बात से डिफाइन होते हैं। तो मार्क्सिस्ट जो बात कह रहा है, मार्क्सिज्म जो बात कह रहा है, इट इज अबाउट कि चलनी किसकी चाहिए, चलनी चाहिए प्रोलेटेरिएट की, राइट। तो इसीलिए सोशलिज्म में माना गया है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री लोगों की होती है, लेबर्स को बिलोंग करती, या फिर लोगों को बिलोंग करती, सरकार को बिलोंग करती। नाउ अब इस व्यू के हिसाब से अगर हम समझें, तो यहां पर जब हम कहते हैं, वापस आए जरा, जब हम कहते हैं कि भाई ये जो लड़ाई है, वापस अपने मैक्रो व्यू पे चलते हैं, राइट, कि जब हम लड़ाई की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये कॉमन मैन है, ये जो कॉमन मैन की हम बात कर रहे हैं, ये कॉमन मैन हमने जनरलाइज कर दिया कि कॉमन मैन है। कह रहे हैं ना 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 ना, ऐसे जनरलाइज मत करो साहब। क्या करो, समझो इस बात को कि ये लड़ाई सारे कॉमन मैन की नहीं है, राइट। इसमें भी आपको दिखेगा कि कोई तो बुर्जुआजी है, राइट, कोई तो बुर्जुआजी है, कोई इसी में आपको दिखाई देगा क्या है, प्रोलिटेरिएट है। और दोनों की लड़ाई सेम नहीं है साहब, राइट। प्रोलिटेरिएट में आप समझिए तो किसान है, आर्टिजन है, लेबर है, इनकी जिंदगी अलग है, इनकी लड़ाई अलग है, राइट। और बुर्जुआजी जो है, जैसे कि कांग्रेस की लीडरशिप मान लीजिए, तो बुर्जुआजी जो है, बुर्जुआजी एलाइट क्लास है भाई, रिच क्लास है, जमींदार है, फैक्ट्री ओनर है, बिजनेस ओनर है, इनकी लड़ाई अलग है। तो दोनों को मिक्स मत करिए सर। कॉमन मैन जो है यहां पे जो क्विट इंडिया मूवमेंट में हमको, या फिर ऐसा समझो, अभी क्विट इंडिया मूवमेंट छोड़ो, बट ऐसा समझो कि जो अंत में मूवमेंट दिखाई देगा उसमें प्रोलिटेरिएट डोमिनेट कर रहा होगा। स्टार्टिंग का जो मूवमेंट होगा यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जमींदार डोमिनेट कर रहे होंगे। तो ये पूरी लड़ाई एक नहीं है, इसको कॉमन मैन मत कह दो इतनी आराम से। हालांकि बात हम ये समझेंगे, बाद में हम जो है इसको फेज आउट करेंगे, बट अभी के लिए समझो कि हाँ, जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो इस बात पे फोकस कर रहा है कि ये जो लड़ाई है इसमें कॉमन मैन की स्ट्रगल को भी समझिए साहब, राइट, है ना। इस तरीके से इसको भी जो है समझिए। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये यहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। इतना आसान नहीं है कि सब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, यहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। लेबर और फैक्ट्री ओनर में नहीं बन रही है, पीजेंट और जमींदार में नहीं बन रही है, राइट, आर्टिजन और ट्रेडर में नहीं बन रही है, राइट। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी नोटिस करो। इतना सिंपल नहीं है कि नेशनलिज्म में सब लोग एक साथ हो गए। तो ये जो देखने होता, ये कंप्लीटली गलत भी नहीं है, राइट। हम समझेंगे कि हाँ भाई, हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन की कि किसका पार्टिसिपेशन है किसका नहीं है, तो ये बात सिरे से गलत भी नहीं है। तो कम से कम हमें एक पर्सपेक्टिव मिलेगा देखने का कि हाँ, ये नहीं सोचा था यार, कॉमन मैन तो लिख दिया था, ये नहीं सोचा था कि बांटना भी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि कॉमन मैन में कौन कौन है, जनरलाइज कर दिया कॉमन मैन, राइट। तो हमें एक नया नजरिया मिला, मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो हमने देखी 3 अप्रोच, एक अंग्रेजों की अप्रोच, एक हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स की अप्रोच, और एक हमें यहां पे मार्क्सिस्ट अप्रोच देखने को मिली, विच इज अबाउट कि भाई इनर कॉन्ट्राडिक्शन भी है, राइट, है ना। जो है कि हाँ, ये हम जनरलाइज जो कर रहे हैं कॉमन मैन, ये सही नहीं है, और कॉमन मैन जनरल नहीं है, ग्रॉस जनरलाइजेशन नहीं हो सकता इसमें। दिस इज योर मार्क्सिस्ट अप्रोच, जो हमें 2 किताबों में देखने को मिलती है। वन इज योर आरपी दत्त, राइट, आई होप आपने बनाया होगा ये, राइट। वन इज योर आरपी दत्त, रजनी पामे दत्त, एंड सेकेंड इज AR देसाई, राइट। 2 बड़े मार्क्सिस्ट राइटर्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो बात कर, दिस वाज मार्क्सिस्ट अप्रोच, कहानी की बात करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन समझा, राइट। आगे बढ़ते हैं कहानी और चलते हैं सब आल्टन अप्रोच, चौथी अप्रोच में। सब आल्टन अप्रोच, टेक्निकली यही 4 इंपॉर्टेंट है, राइट, ये भी समझते हैं, और ये सिमिलर है। इसे मैं वापस यहीं पे ऐड कर लूँ क्या, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो यहीं पे जोड़ दिया जाए इसको भी, चारों इंपॉर्टेंट एक ही जगह आ जाएंगे। तो नाउ फोर्थ अप्रोच इज सब आल्टन अप्रोच, सब आल्टन अप्रोच, राइट। ये भी बात कुछ ऐसी ही कह रहे हैं, सिंपल सी बात,
सिमिलर सी बात ये यहां पे कह रहे हैं कि हाँ यहां पे सब आल्टर्न कौन है, सब आल्टर्न। देखो एक तो तरफ हमको दिख रहा है यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़े लीडर जो राइटर जो हैं, जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है रणजीत गुहा। रणजीत गुहा जी ने ये किताब लिखी है सबआल्टर्न स्टडीज, राइट, बाय रणजीत गुहा। और इन्होंने इस बात पे फोकस किया है कि देखिए जब हम बात करते हैं गांधी जी का अकाउंट, नेहरू का अकाउंट, पतावी सीतारामैया का अकाउंट, राइट, हम बात करते हैं ऑफिशियल सोर्सेस की कि सरकार क्या कह रही है, तो कहीं ना कहीं इन बातों में जो आम जनता कह रही है, राइट, जो आम जनता फील कर रही है कि हाँ इस मोमेंट में क्या करना चाहिए, उनका जो दर्द है, दुख है, राइट, कि किसान क्या फील करता है, ये सारी बातें तो गायब है, राइट। भाई वो तो गांधी जी का व्यू है कि किसान क्या फील कर रहा है, बट किसान क्या फील कर रहा है किससे पूछोगे, राइट। ये बातें हमारी राइटिंग में कहां से आएंगी, अंडरस्टूड। तो ये वो बात कहना चाहते हैं कि जो सब आल्टर्न है, मतलब कि जो फॉलोअर है, जो अपर क्लास नहीं है, जो लोअर क्लास है, राइट, है ना, कि जो लोअर क्लास है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जो फॉलोअर है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो कहां पे, उसकी बात कौन करेगा, राइट। तो यहां पर जो वो बात कहते हैं सबाल्टर्न अप्रोच में कि जो नेशनलिज्म है, लेट मी राइट अगेन, कि जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म, राइट, ये एक्सप्लॉइटेटिव भी है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड जा रही है, राइट, कि थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेटिव भी है। फॉर एग्जांपल जो अनटचेबल्स है, जो दलित है, राइट, क्या ये नेशनलिज्म उनको सही ट्रीट कर रहा है, क्या उनको भी फेवर किया जा रहा है, क्या उसको भी नेशनलिज्म में जोड़ा जा रहा है, राइट। जो फीमेल है, क्या फीमेल जो है कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट थॉट के चक्कर में जो फीमेल इमेंसिपेशन होना चाहिए था, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए था, क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो वो बात कहते हैं कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, ये बात नोट कर सकते हो आप कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है इसमें दो थ्रेड है, एक आम आदमी सबाल्टर्न, राइट, जिसे आप लोअर क्लास भी कह सकते हैं, लोअर क्लास, राइट। और दूसरा ये वर्ड यूज करते हैं, लेट मी टेक दिस अ बिट अप, ठीक है, दूसरा जो वर्ड ये यूज करते हैं वो यूज करते हैं कि भाई नेशनलिस्ट मूवमेंट, एक तो सब आल्टर्न लोअर क्लास, एक तो इन लोगों की लड़ाई हो गई, राइट, है ना, लोअर क्लास की लड़ाई चल रही है, और दूसरी जो लड़ाई चल रही है वो है बोगस कह रहे हैं, बोगस नेशनलिस्ट लीडर, जिनको आप लोग नेशनलिस्ट लीडर कहते रहते हैं, राइट, एक उनकी फर्जी लड़ाई है। तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बोगस नेशनलिस्ट लीडरशिप, और स्पेशली ये टारगेट कर रहे हैं किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कि जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो बोगस है, वो इफेक्टिव नहीं है। एक्चुअल लड़ाई जो है वो आम आदमी, गरीब लोगों की है, लोअर क्लास की है, वो रिक्शे वाले की लड़ाई है, वो ट्राम ड्राइवर की लड़ाई है, वो लेबर की लड़ाई है, राइट, है ना, किसान की लड़ाई। तो फाइनली जब तक क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं होगा, जब तक ये किसान, लेबर, ट्राम ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, जब तक ये नहीं उतरेंगे लड़ाई में, जब तक ये जो है जाके पैरेलल सरकार जो है क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक ये मास मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, या मास मूवमेंट जब तक क्रिएट नहीं होगा एंड में जाके 42 में, 1942 में, तो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो जब तक ये लोग नहीं कूदेंगे लड़ाई में, तब तक कोई लीडरशिप काम नहीं आएगी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, राइट, है ना, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हाँ यही जो सबाल्टर्न है, ये जो बिल्कुल गरीब जनता है, आम जनता है, लोअर क्लास है, जब तक ये नहीं जुटेगी तब तक ये मिडिल क्लास, अपर क्लास कुछ नहीं कर पाएगी। तो सबाल्टर्न टेक्निकली बात करता है लोअर क्लास की, मिडिल क्लास हटा दो, अपर क्लास हटा दो, राइट, कि उसके बाद जो क्लास है लड़ाई का हिस्सा वो है, जो लड़ाई है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, वो उनका फ्रीडम स्ट्रगल है। दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ सबाल्टर्न अप्रोच ऑफ रणजीत गुहा। तो चार तो देखो ये मेन अप्रोचेस थी, राइट। अब उसके बाद चार अप्रोचेस की और बात करते हैं, दीज आर मेन। आई होप यहां तक आप साथ में थे मेरे, राइट। अब इसके आगे कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते, कम्युनलिस्ट अप्रोच की बात करते हैं। कम्युनलिस्ट अप्रोच, नाउ कम्युनलिस्ट अप्रोच, कम्युनलिस्ट मतलब क्या हुआ भाई इसका, कम्युनलिस्ट अप्रोच, कम्युनल मतलब कि हमारी कम्युनिटी
ए कम्युनिटी है, राइट, धर्म हम एक ए धर्म को फॉलो करते हैं, हमारी कम्युनिटी बी कम्युनिटी है, हम बी धर्म को फॉलो करते हैं, राइट। अब ए धर्म वाला कहे कि नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं जी पाएंगे, या तो तुम ग्रो कर सकते हो या हम ग्रो कर सकते हैं, राइट, हम साथ में नहीं ग्रो कर सकते। ऐसी भावना को क्या कहते हैं? कम्युनल, राइट, कि दो कम्युनिटी एक दूसरे से कहें कि हाँ भाई हम अलग अलग देश हैं, हम दोनों का साथ में विकास नहीं हो सकता, तुम्हारे विकास में हमारा नुकसान है। जब ऐसी बातें होने लगे तो ये जो थॉट प्रोसेस है दिस इज कम्युनल, है ना। जनरली दो धर्मों में ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। तो कॉलोनियल अप्रोच, नाउ कम्युनलिस्ट अप्रोच, सॉरी, कम्युनलिस्ट अप्रोच कहीं ना कहीं अंग्रेजों के दिए हुए जो व्यू हैं उस पर बहुत रिलाय करते हैं लोग। कम्युनलिस्ट अप्रोच, सॉरी, जो अंग्रेजों का दिया हुआ व्यू था ये लोग उस पर बहुत रिलाय करते हैं कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजों के व्यू के मुताबिक जो एंशिएंट इंडिया है इसको जनरलाइज कर दिया कि भाई ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म का है, राइट, और जो मेडाइवल इंडिया है उसको जनरलाइज कर दिया कि भाई ये दूसरे पर्टिकुलर धर्म का है, राइट। एंड इसमें यह बात उठने लगी कि हाँ भाई एक के अंदर दूसरा क्या है, दब जाता है, सबजुगेट हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता है। तो यहां पे क्या करने लगे ये लोग? नफरत की भावना फैलाने लगे, राइट। नफरत की भावना फैलाते फैलाते धीरे धीरे क्या करें, इसको जस्टिफाई करने लग गए कि हाँ भाई होता है, भाई ऐसा सही में होता है। जस्टिफाई करते करते धीरे धीरे स्टैब्लिश हो गया, राइट। जैसे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देखते हैं, अब वही शॉर्ट बार बार आते आते आपको लगेगा कि अरे ये तो सच्ची है, फिर इतनी बार दो चार लोगों से सुन लिया तो सच्ची रहा होगा, राइट। तो आप अभी भी अगर आप देखिए तो आपकी जो यूट्यूब हिस्ट्री है, राइट, वो काफी बायस हो चुकी है आपकी पसंद के मुताबिक। आप जो सुनना चाहते हैं ना, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो इसी को और ज्यादा बोल्स्टर कर रही है, राइट। अगर आप सुनना चाहते हैं कि नहीं ये दोनों लिबरल हैं, दोनों मित्र हैं, दोनों भाई बंधु हैं, तो आपको वही वाले शॉर्ट्स आने लगेंगे क्योंकि आप उसी में रुकते हैं। तो हिस्ट्री ने ये यूट्यूब ने पकड़ लिया कि आपको ये पसंद है वो दिखाएगा। अगर आपको दोनों में दुश्मनी वाले जो है शॉर्ट्स में मजा आता है, राइट, आप डिबेट सुनना चाहते हैं, हाँ, तो आपको वो वाले शॉर्ट्स आने लगेंगे, हाँ भाई और डिबेट सुनो और डिबेट सुनो, राइट। तो कुछ वैसा ही कि जब ये यही बात बार बार दोहराने लगते हैं तो लोग उसी को सच मान लेते हैं। तो यही नफरत क्या हो जाती है, एकदम स्टैब्लिश हो जाती है कि हाँ भाई है ही है, इससे तो दिक्कत होनी ही होनी है, राइट। और फिर इसका पॉलिटिकल यूज करने लगते हैं। और ऐसा ही हुआ फ्रीडम स्ट्रगल में, पॉलिटिकल एजेंडा बना देते हैं और इसका भुगतान हमने क्या देखा, पार्टीशन, राइट। हमें आधा देश जो है, आधा नहीं लेकिन हाँ देश दे के हमें एक पार्ट ऑफ द कंट्री हमें लूज करना पड़ा, राइट। तो पार्टीशन। अब ये जो राइटिंग है, दिस राइटिंग इज टेक्निकली योर कम्युनलिस्ट अप्रोच, राइट, है ना। ऐसी भी आपको बहुत सारी राइटिंग दिखेंगी, बट हम स्टैंडर्ड ऐसी कोई राइटिंग की बात नहीं कर रहे कि किसी ने ऐसा किया हो, बट हाँ इस तरह की हिस्टीरियोग्राफी क्या बहुत सारी टेक्स्ट बुक, बहुत सारे आर्टिकल्स में हमको देखने को मिलेगा, यस हमको देखने को मिलेगा, राइट। दिस इज वन अप्रोच। सिमिलरली देयर आर मोर अप्रोचेस लाइक कैम्ब्रिज स्कूल, राइट। छोटी छोटी अप्रोचेस, बस खत्म करते हैं इसको। तो कैम्ब्रिज स्कूल क्या कहता है? कैम्ब्रिज स्कूल कहता है कि साहब जो है ये जो हो रहा था, ये पूरे जो फ्रीडम स्ट्रगल में हो रहा था, इसमें एक्चुअली जो भारतीय हैं, भारतीय अंग्रेजों से प्रॉफिट चाहते थे, पावर चाहते थे। तो उनकी जो लड़ाई है कि हमको और रिफॉर्म दे दो, हमको और पावर दे दो, हमको और लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट में सीटें दे दो, तो ये लोग सिर्फ प्रॉफिट और पावर के लिए लड़ रहे थे। तो ये नेशनल स्ट्रगल जो है इसे नेशनल मत कहो, राइट, है ना। ये इसमें कोई नेशनल जैसा कुछ भी नहीं है, राइट। इट इज मोर लाइक कि हाँ अपने स्वार्थ, अपने जो है फायदे के लिए इस तरह की स्ट्रगल को बढ़ावा दिया गया था, ये स्ट्रगल हो रही थी। बट रियल में क्या कोई ऐसा नेशनलिज्म जैसा स्ट्रगल है? नहीं। इट इज मोर अबाउट प्रॉफिट, इट इज मोर अबाउट पावर, स्वार्थ, लालच, इसके लिए ये पूरी जो है जद्दोजहद हुई है, इसके लिए पूरी लड़ाई हुई। ऐसा थॉट को क्या कहा जा रहा है कि हाँ दिस इज कैम्ब्रिज स्कूल, कैम्ब्रिज अप्रोच, जो कह रहा है कि नहीं नहीं नेशनलिज्म जैसा कुछ नहीं है साहब, इट इज एनिमल पॉलिटिक्स, राइट, है ना। जैसे जानवर लड़ते हैं कि हाँ भाई जो है कुछ खाना है तो लड़ पड़े वो लोग, तो बिल्कुल वैसे ही कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि हमको और प्रॉफिट दे दो, हमको और जो है पावर दे दो, हम अंग्रेजों का फायदा उठाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल व्यू जैसा ही है, राइट। बट ये लेटर स्टेज में आया है तो इसको कॉलोनियल से अलग कर दो कि हाँ ये भी उसी चीज को जस्टिफाई कर रहा है। अब एक आता है लिबरल व्यू, ये बड़ा अजीब है, लिबरल या फिर नियो लिबरल अप्रोच। समझाता हूं मैं आपको कि क्या है ये लिबरल या फिर नियो लिबरल अप्रोच। लिबरल अप्रोच क्या कह रहे हैं कि 1857 के बाद जनरली और उसके पहले भी
क्या हो रहा था कि क्योंकि ब्रिटेन में बहुत सारे पैसे वाले पूंजीवादी लोग हो गए थे, कैपिटलिस्ट लोग हो गए थे, कैपिटलिस्ट, इनके पास पैसा बहुत था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया इंडिया में, राइट, इसको इन्वेस्ट किया इंडिया में। अब इन्वेस्ट कैसे कर दिया, जैसे रेलवे में इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्होंने टेलीग्राफ में इन्वेस्टमेंट कर दिया, पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं यहीं पे शुरू किया 1857 में, उसके पहले भी कर रहे थे, बट 1857 से ज्यादा होने लग गया। तो रेलवे हो गया, टेलीग्राफ हो गया, प्लांटेशन हो गया कि टी प्लांटेशन वगैरह, इंडिगो प्लांटेशन, इन सब में पैसा लगाने लग गए, राइट है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें, रबड़ हो गया, जूट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, टी प्लांटेशन बहुत फेमस है, एटसेट्रा, राइट। तो ये लोग पैसा कहां लगाने लग गए, यहां पे लगाने लग गए। तो कहा जा रहा है कि हमारा पैसा जो था वो इन्वेस्टमेंट टेक्निकली होना चाहिए था ब्रिटेन में, राइट, पर ये सारा जो पैसा इकट्ठा हुआ वो इन्वेस्टमेंट हो गया इंडिया में। अब आपका तो नुकसान हुआ, आपका ड्रेन हो रहा था, वो ठीक है, आपने कहा ड्रेन हो रहा है, बट टेक्निकली हमारा भी नुकसान हुआ है। तो आप ऐसा मत समझिए, फायदा किसका हो रहा है, फायदा हो रहा है सिर्फ ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है इनका फायदा हो रहा होगा, ब्रिटेन का कोई फायदा नहीं हो रहा, राइट। तो ये क्या कह रहे हैं, बड़ा लिबरल सा जो है बड़ा भोली सी बात कर दी इन्होंने, राइट। पैट्रिक ओब्रायन है, हॉपकिंस है, केन है, ये क्या कह रहे हैं कि हाँ जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ है भारत का, राइट, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा उठाया है, या तो उसके ऑफिसर्स ने फायदा उठाया है, या फिर ये जो बाद में इन्वेस्टर्स आए हैं, राइट, इन्होंने फायदा उठाया है। तो इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी फायदा उठा रही थी और उनके ऑफिशियल्स, करप्ट ऑफिशियल्स थे, यहां से पैसा लूटते थे, तो ये लोग फायदा उठा रहे थे पहले, और 1857 के बाद ये फायदा उठाने लगे। ब्रिटेन का कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत मासूमियत है इस बात में कि हाँ जो है हमारा कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, राइट, आप ही का फायदा, एक्चुअली किसी का फायदा यहाँ पे नहीं हुआ, आपका भी नुकसान हो गया, हमारा भी नुकसान हो गया, है ना। बड़ी भोली सी बात करी उन्होंने। बढ़ते आगे बढ़ते, फिलहाल दी अप्रोच इज लिबरल या फिर नियो लिबरल अप्रोच, एंड लास्ट अप्रोच इज फेमिनिस्ट अप्रोच, फेमिनिस्ट अप्रोच। तो इट इज नॉट ओनली इन हिस्ट्री, बट कहीं ना कहीं 1970 1980s तक आते आते 1970s जो फेमिनिस्ट थॉट है ये काफी डेवलप होने लगी, राइट, कि रोल ऑफ वुमेन प्लस एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, पावर ऑफ वुमेन, इसके बारे में काफी तवज्जो होने लगी, काफी बात होने लगी, राइट, है ना, कि हाँ भाई वुमेन एम्पावरमेंट। और यहां पे बात होने लगी कि स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है, राइट, जेंडर रिलेशन क्या है, जेंडर रोल स्लैश जेंडर रिलेशंस। और यहां पे हम लोग देखने लगे कि फ्रीडम स्ट्रगल में, राइट, फ्रीडम स्ट्रगल में महिलाओं का क्या योगदान है, और फीमेल पार्टिसिपेशन प्लस फीमेल लीडर्स क्या रहा है। और यहां पे फिर दो बड़े लीडर्स और उनके अकाउंट पता चलते हैं हमें। एक है पंडिता रमाबाई, पढ़ाऊंगा मैं उनके बारे में, राइट, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई जी ने लिखी है बुक अ हाई कास्ट, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, राइट। और दूसरी बुक है मदर इंडिया। मदर इंडिया तो मूवी भी है, शायद देखी हो आपने, मदर इंडिया। ये हमें उस समय की महिलाओं की पीड़ा, महिलाएं किस चीज से गुजर रही हैं, ये बातें पता चलती हैं। मदर इंडिया इज बाय कैथरीन मेयो, ये भी लिख लीजिए, कैथरीन मेयो। मैं लिख दे रहा हूं ताकि जो लोग पीडीएफ फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये आसान हो जाए, राइट। तो कैथरीन मेयो तो ये बात करने लगे कि भाई उस समय जो महिलाएं थी वो किन चीजों से गुजर रही हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस केस है रुक्माबाई केस, पढ़ाऊंगा मैं आपको कि हाँ क्या हुआ। अब उसमें एक बच्ची है जिसका विवाह हो गया था, राइट, है ना। अब बच्ची जो है, बच्ची का जो पति है वो उसे वापस, अब वो बड़ी हो गई, तो बड़ी होने के बाद रुक्माबाई जी के जो हस्बैंड है दादाजी, उनको वापस बुला रहे कि हाँ भाई जो है पति के घर आ जाओ, एंड वो कह रही कि नहीं हमें नहीं आना है, मैं इस शादी में विश्वास नहीं रखती। और ये 1880s का केस हो गया, राइट। तो रुक्माबाई केस वेरी वेरी फेमस, करेंगे डिस्कशन, राइट। तो पंडिता रमाबाई एंड मदर इंडिया, राइट। तो ये हमें बताएंगे कि हाँ भाई उस समय महिलाओं का क्या स्टेटस रहा, वो उन किन चीज़ों से गुजर रही हैं। तो वुमेन वल्नरेबिलिटी इशू ऑन जो है वुमेन स्टेटस, राइट, उनका लीगल स्ट्रक्चर एटसेट्रा, जिसकी वजह से महिलाओं पे फर्क पड़ रहा है, जैसे कि रुक्माबाई केस। तो दिस डिस्कशन विल कंटिन्यू, बट यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई ऐसी भी अप्रोच, ऐसी भी अंडरस्टैंडिंग, एंड इनफैक्ट ये थ्रेड इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दीज आर दी अप्रोचेस। तो हमने बात करी,
राइट, ये सवाल मैंने लास्ट टाइम दिया था, राइट, आपने इसका आंसर करा, वेरी गुड। राइट, नाउ एक और सवाल। तो हमने सारी अप्रोचेस की बात कर दी बाय द वे, कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न, कम्युनलिस्ट, राइट, कैम्ब्रिज अप्रोच, भोली अप्रोच, राइट, और फेमिनिस्ट अप्रोच। नाउ वन मोर क्वेश्चन, बट दिस इज अ PYQ, राइट, ये मैंने नहीं बनाया, ये PYQ है। तो PYQ, और ये सवाल आया था 2020 में, एंड दिस क्वेश्चन वाज ऑन देशेर कथा, राइट। अब ये सवाल मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, बट इस वीडियो में नहीं, इसमें अभी आप कमेंट में आंसर करोगे, आप मुझे बताओगे कि आपके हिसाब से आंसर क्या है, राइट। और आप कहेंगे सर ये सारी चीजें तो हमें नहीं पता, बट इट इज ऑब्वियस। लॉजिक लगाने की कोशिश करो, एक एक स्टेटमेंट पढ़ो, आप इस सवाल को आंसर कर पाएंगे, राइट। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, पॉज करके वापस उसे देख लेना, राइट, है ना, जो है आंसर करना। तो नाउ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आपको ये सीरीज समझ में आ रही है, पढ़ने में आ रहा है, एनीथिंग यू वांट मी टू डू, कुछ और ऐड करना है, समथिंग को थोड़ा स्लो हो जाऊं, फास्ट हो जाऊं, वॉट एवर, राइट, लेट मी नो कि हाँ जो है हाउ इट इज गोइंग, और आप जो है इसके नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, PDF डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, राइट, है ना। PDF फ्री है, वेब पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और बट मेरा रिकमेंडेशन है कि नोट्स बनाओ। नोट्स आपको यही 3-4 पन्ने, अब टेक्निकल ये चैप्टर जो है 2 पन्ने में आ जाएगा, राइट, है ना। तो मेरे पास 2 पन्ने में है ये चैप्टर, दैट्स इट, है ना। तो ये जो 2 पन्ने में चैप्टर आ सकता है, तो ऐसे ही लेट्स से जो है 30 चैप्टर है, तो अगेन मैं तो पढ़ाने के लिए बना रहा हूं, तुम्हें कौन सा पढ़ाना है, राइट। यू कैन स्किप थिंग्स, और गंदा लिख सकते हो, जोड़ के लिख सकते हो, तो कम पेजेस में हो जाएगा, तो आराम से कहानी बन जाएगी, राइट। सो द पॉइंट इज कि हाँ जो है दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर नोट्स, और इन दी एंड ये रिवाइज करना बहुत आसान है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करोगे, पढ़ तो लोगे झोंक के टाइम कि हाँ भाई पढ़ लेते हैं, सब मेहनत करके पढ़ लोगे, बट वही 2 महीने बाद भूलने लगेगा, फिर पूछोगे सर रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या है। तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी तभी बन सकती है जब आज नोट्स बनाया हो, और अगर नोट्स बनाया होगा तो कभी नहीं पूछोगे कि सर रिवीजन कैसे करें, बस उसी को पढ़ते रहोगे, सब कुछ याद आता रहेगा। जैसे देखोगे कम्युनलिस्ट अप्रोच, अच्छा ये जो है एंशिएंट लिखा हुआ है, मेडावल लिखा हुआ, कहानी याद आ जाएगी, अच्छा ये बात कह रहे थे सर, तो आसानी से पकड़ ले जाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मेक नोट्स, राइट। रिक्वेस्ट है मेरा, भले अब तक नहीं बनाया तो वीडियो को वापस देखो, राइट, और नोट्स बनाना शुरू करो, क्योंकि अभी दूसरे तीसरे चैप्टर पे तो है हम लोग, दूसरा ही चैप्टर है अभी तो, राइट। तो अभी तो लंबी जर्नी बाकी है हमारी, तो नोट्स बनाना शुरू करो, सो दैट इट इज ऑलवेज देयर विद यू। फटाफट जितनी जल्दी हो सके रिवाइज कर लोगे। इनिशियली रिवाइज करने में पूरी मॉडर्न इंडिया आपको लगेंगे 10 घंटे, बट मे बी कई रिवीजन के बाद आप आधे घंटे में 2 घंटे में पूरी मॉडर्न इंडिया रिवाइज कर बैठेंगे वाया दीज माइंड मैप्स, राइट, है ना। बहुत हेल्पफुल होता है ये, प्लीज डू दैट। चलिए तो यहाँ पे विदा देता हूँ मैं आपसे, और मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। बट डू लेट मी नो ऑल दी आंसर, दोनों आंसर, प्रीलिम्स का भी आंसर और पीछे एक मेंस का आंसर पूछा था, राइट। तो दोनों का एटलीस्ट समरी दे दो, ब्रॉड पॉइंट्स दे दो, जरूरी नहीं पूरा लिखो, बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन जो है हाँ जितना भी आप लिख सकते हैं आप कोशिश करिए। बाकी मैं राइट पे वर्क कर रहा हूँ, राइट जो है कोशिश करूंगा कि जल्दी से हटे, बट अब वो तकिया कलाम हो चुका है दोस्तों। तो जो है बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।